हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। लास्ट सेशन में हमने देखा कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, जिसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है एंड न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फॉर्म की जाती है। तो आज हम इस सेशन में न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली करेंगे एंड जब न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली है ये डिसॉल्व होती है तो इसके साथ ही मोनार्की है, मोनार्की भी खत्म हो जाती है। तो पहले हम करते हैं न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली। जब न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई तो ये माना गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्रेम किया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी। फ्रांस के लोग थे वो नई खुशी की, हैप्पीनेस की, प्रोस्पेरिटी की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, लेकिन जो जी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये एक साल में ही इतना ब्लड शेड कर देती है कि ये एक साल में डिसॉल्व हो जाती है। इसको 2 इयर्स के लिए चुना गया था, लेकिन ये कुछ भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो जो न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसके स्ट्रक्चर में 745 मेंबर्स थे, जिसका फर्स्ट सेशन है वो 1 अक्टूबर 1791 को होता है। इसमें जो 745 मेंबर्स थे उनमें से जंग रेवोल्यूशनरी मेंबर्स थे वो इंक्लूड थे। इसमें मिडिल क्लास पर्संस है वो इंक्लूड थी, लेकिन इनमें प्रॉब्लम थी कि ये सभी इमेच्योर थे, मीनिंग इनको पॉलिटिक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली है जो ऑब्जेक्टिव थे उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाती है, जिस वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली 1 ईयर में डिसॉल्व हो जाती है। जबकि इसका टेन्योर कितना था? 2 इयर्स के लिए इलेक्ट की गई थी, लेकिन डिसॉल्व हो जाती है विद इन 1 ईयर। और इसमें जो भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी इसमें किसी भी नोबल क्लास के पर्सन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी। इसमें जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं उनमें से जो मिडिल क्लास है या वर्कर है इनकी ही रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा पुअर सेक्शन थी उसको इसमें भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी। तो ये बन गई न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ क्लब और ग्रुपिज्म इन लेजिस्लेटिव असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमेशन में 2 ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस असेंबली में कुछ चाहते थे कि मोनार्क है राजा को एज सच पावर देनी चाहिए, और कुछ कहते थे राजा को लिमिटेड पावर्स देनी चाहिए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इज्म में बिलीव करते थे। इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 ग्रुप बन गए, एक मोनार्किस्ट का बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इज्म का बन गया। तो ये 2 ग्रुप बन गए। उसके बाद लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट ये 2 ग्रुप बन गए। एंड इसके बाद जो ग्रुप होते हैं, जो मेन डिवीजन होती है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यूज में, यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 2 ग्रुप्स, जैकोबिन पार्टी एंड जिरोनोडिस्ट पार्टी। जो जैकोबिन पार्टी है इसका नाम कैसे पड़ता है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही थी तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मैटर्स थे वो डिस्कस करते थे। वो डिस्कस कहाँ करते थे? जैकोबिन चर्च में जो पेरिस में था। तो इसमें वो डिस्कशन करते थे। इसी से ही जैकोबिन पार्टी है इसका नेम पड़ गया। तो जो जैकोबिन पार्टी के लोग थे ये बहुत ही रेडिकल रेवोल्यूशनरी थे, जे रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, जे चेंज लाना चाहते थे, जो मोनार्की को खत्म ही कर देना चाहते थे, जे चाहते थे जो पावर्स है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो इसमें जो मेंबर्स थे इसमें पुअर सेक्शन के मेंबर्स इंक्लूड थे, मिडिल क्लास के मेंबर्स थे वो इंक्लूड थे। तो जैकोबिन पार्टी बहुत ही रेवोल्यूशनरी पार्टी थी। तो ये रेवोल्यूशन करना चाहते थे और पूरे सिस्टम को ही चेंज करना चाहते थे, लेकिन इस टाइम तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें जिरोनिस्ट पार्टी है इसके मेंबर डोमिनेंट थे और ये ऐसा कुछ भी चेंज नहीं चाहते थे। लेकिन 20th
जून 1791 को एक इंसिडेंट होता है जिसमें राजा है और रानी है वो अपने क्लोथ्स है चेंज करते हैं, एक नॉर्मल सिटीजन बन जाते हैं। एंड उसके बाद जो महारानी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसीलिए किंग एंड क्वीन ऑस्ट्रिया भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, किंग और क्वीन को पहचान लेते हैं, तो उनको लगता है राजा और रानी है वो हमारे साथ देशद्रोह कर रहे हैं, हमको छोड़कर जा रहे हैं। पहले तक उन्हें ऐसा लगता था कि जो किंग और क्वीन है जो हमारे साथ है रेवोल्यूशन में, जो हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन जब वो भागना शुरू कर देते हैं तो इसके बाद लोगों का विश्वास है वो राजा रानी से खत्म हो जाता है। तो 20 जून 1791 को किंग मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रन अवे विद हिज फैमिली और लोग उसको पहचान लेते हैं, इसलिए इनको वापस पेरिस में लेकर आया जाता है। तो इसी की वजह से जो रिपब्लिकिज्म है इसका बर्थ होता है, मीनिंग उनका मोनार्की से विश्वास है वो खत्म हो गया और लोग रिपब्लिकिज्म की डिमांड करने लगे। लोग कहने लगे राजा रानी हमारे इस इकोनॉमिक कंडीशन में जो सबसे वर्स्ट है हमारा साथ नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए जो सत्ता है जो सॉवरेंटी है लोगों के हाथ में होनी चाहिए। और जे अब पूरी तरह से मोनार्की को खत्म कर देना चाहते थे। इससे पहले लिमिटेड मोनार्की थे जे नहीं चाहते थे कि राजा का शासन है वो खत्म हो जाए, वो चाहते थे राजा को रबर स्टैंप बनाया जाए, उसके पास वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो जैकोबिन पार्टी के मेंबर्स थे वो क्या करने लगे, वो चाहते थे रिपब्लिकिज्म होना चाहिए, मोनार्की खत्म होनी चाहिए। तो ये होगी जैकोबिन पार्टी और ये कैसे काम करी थी। और उसके बाद जो जिरेनोडिस्ट पार्टी थी, जिरेनोडिन्स भी कहा जाता है, तो ये लिबरल व्यू थे क्योंकि ये चाहते थे किंग है वो एज सच ही बनना चाहिए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की डिमांड कर रहे थे, ये चाहते थे कुछ पावर्स है वो पार्लियामेंट एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके पास आ जाए, लेकिन राजा का रूल एज सच ही चलता रहे। तो इसमें जो मेंबर्स थे वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट स्कॉलर्स थे, आइडियलिस्ट मेंबर्स थे, लेकिन जो आइडियलिस्ट थे जो इम्प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस थे, इनको कुछ भी पॉलिटिशियन की नॉलेज नहीं थी, जो आइडियलिस्ट व्यूज पर डिपेंड करते थे लेकिन रियलिस्टिक नहीं थे, इसीलिए इन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाई वो सभी की सभी फेल हो गई। तो इनकी सुपरमेसी थी लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैकोबिन पार्टी की इतनी सुपरमेसी नहीं थी जितनी जिरोंडिस्ट पार्टी की थी। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जे ही मोनार्की की फेवर में थे। तो जे रियाइंग सुपरमेसी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली जो राजा को फेवर कर रहे थे, लेकिन जो इनकी पॉलिसीज थी वो वीक थी, वैसिलेटिंग थी, जिस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन है बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट होती है। तो जे लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें ग्रुपिज्म हो जाता है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो प्रॉपर इफेक्टिव नहीं हो पाई, लोग जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो इस टाइम में बहुत सारी कंस्पिरेसी होती है जिस वजह से क्या होता है इसमें एक्सटर्नल वॉर भी होने स्टार्ट हो जाती है। तो अब किंग्स कंस्पिरेसी एंड वॉर विद द फॉरेन कंट्रीज के साथ वॉर होना। तो जब किंग भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता है, उसको वापस पेरिस में लाया जाता है। तो वो यही चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा इस्टेब्लिश हो जाए, मैं दोबारा से किंग बन जाऊं, मेरे पास वो ही पावर्स आ जाए, मैं लग्जरी लाइफ है वो एंजॉय कर पाऊं। लेकिन इसके लिए जो जैकोबिन पार्टी के मेंबर्स थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन किंग है वो तो भी कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करेगा ही। तो किंग ने क्या किया, सीक्रेटली वो दूसरे राजा हैं उनकी हेल्प लेने की कोशिश करने लगा। जैसे ऑस्ट्रिया का किंग है उससे हेल्प ले रहा था, वो चाहता था कि आप फ्रांस पर अटैक कर दो एंड इस तरह जो मोनार्की है मोनार्की दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इस तरह जो किंग है वो नेबरिंग किंग की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। जो नेबरिंग कंट्रीज थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो भी डर जाती हैं। अब तक उनको यही लग रहा था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो पॉलिटिकल सोशल मैटर है
जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए वो भी डर गए थे, कहीं अगर हमारी कंट्री में लोगों ने रेवोल्यूशन कर दी तो वहां पर तो भी मोनार्की थी, वो मोनार्की संकट में आ जाएगी। which were also scared of France anarchy and revolutionary fever। वो देख रहे थे कि फ्रांस के लोग हैं वो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी बन चुके हैं, हर एक पर्सन, कॉमन मैन, पुअर, पीसेंट, फार्मर है, वो भी इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन गए। तो वो नेबरिंग कंट्री थी, वो राजा भी यही चाहते थे कि हम फ्रांस की हेल्प करें, फ्रांस की हेल्प कर कर हम क्या करेंगे, हम दोबारा से मोनार्की इस्टेब्लिश करेंगे। इसके लिए वो बहुत ज्यादा डेक्लरेशन है वो भी साइन करते हैं। तो इसके बीच ही जो 20 अप्रैल है 1792 को ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया है, ये क्या कर देती है, वॉर को डिक्लेयर कर देती है कि हम फ्रांस पर वॉर करना शुरू कर देते हैं। वहां के इंटरनल मैटर्स हैं, वहां पर स्ट्रगल, डिस्टर्बेंस, ग्रुपिज्म चल रहा है, एंड एक्सटर्नली जो ऑस्ट्रिया है, प्रशिया है, ये वॉर करने के लिए फ्रांस पर आ जाती है। वो ये कहती है कि हम ये वॉर क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 27 अगस्त 1791 को मिस कुछ मंथ पहले ही जब किंग है भागने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद वो नेबरिंग कंट्री की हेल्प मांगता है। तो जे फ्रांस की हेल्प के लिए ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया क्या करते हैं, जो डेक्लरेशन ऑफ प्लिंटिस है इसको साइन करते हैं। इसके साथ ये कहते हैं हम पूरी तरह आपकी हेल्प करेंगे, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि वहां पर फ्रांस में दोबारा से मोनार्की री इस्टेब्लिश हो जाए। इसीलिए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट एंड मोनार्की के फेवर में काम करने के लिए जो डेक्लरेशन है वो साइन करते हैं। एंड इसी बेस पे 20 अप्रैल 1792 को वॉर होती है। अब इस वॉर में क्या होता है, जो फ्रेंच आर्मी थी, इस आर्मी को नहीं पता था कि जो ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया की आर्मी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो फ्रेंच की आर्मी थी जो ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वो ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया के आगे नहीं रुक पाई। इसमें फ्रांस की बहुत ही बड़ी हार होती है। तो फ्रेंच आर्मी मेट डिफीट एट सेवरल फ्रंट्स। इस वजह से जो आर्मी थी ये डिसऑर्डर हो जाती है एंड डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। इस टाइम में सभी यही कहते हैं कि अब फ्रांस है, फ्रांस पर ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया का कब्जा हो जाएगा और मोनार्की री इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इसमें जो इंटरनल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इस असेंबली में जो रेवोल्यूशनरी होते हैं ये कहते हैं जो भी हमारे सीक्रेट प्लान्स है वो राजा की वजह से फॉरेन नेबरिंग और हमारे ऑपोजिट कंट्रीज है इनको पहुंच रहे हैं। अगर हम किंग का रूल खत्म कर दें तो इसके बाद ही हम जीत सकते हैं। तो रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं वो यही कंक्लूड करते हैं विदाउट रिमूविंग किंग दे कुड नॉट विन द वॉर। इसीलिए अब जो रेवोल्यूशनरी थे वो सभी के सभी राजा के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह जो कंस्पिरेसीज पाई जाती है फ्रांस में और इसकी वजह से फ्रांस हार जाती है। एंड आगे क्या होता है, वो किंग को हटाने की, रिमूव करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो जो सिचुएशन है ये खत्म नहीं होती, ये वर्स्ट बन जाती है। इसके बाद आता है पब्लिक रीज एंड डिथ्रोन ऑफ किंग 10 अगस्त 1792 मींस पब्लिक रीज। पब्लिक बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, फ्रेंच आर्मी है जी हार जाती है, लेकिन अब ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया है वो तो वॉर के लिए आ चुका है। इस टाइम में क्या होता है, फ्रांस का लक है साथ देता है, इसीलिए ह्यूज आर्मी फ्रॉम मार्शेलिस मार्च टुवर्ड पेरिस सिंगिंग सॉन्ग। वो एक सॉन्ग गाते हुए पेरिस में पहुंचते हैं। वहां के लोग मार्शेली के लोग आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सॉन्ग के वर्ड्स थे, उसको सुनकर लोग बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो गए थे और वो अपने हक के लिए, लिबर्टी के लिए, आजादी के लिए, इक्वालिटी के लिए लड़ना चाहते थे। इसीलिए बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं वो वे आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। एंड इस तरह जो आर्मी है, पेरिस की आर्मी, फ्रांस की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी बन जाती है। लोग अब अपने देश के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मरने को भी तैयार हो गए थे। तो 9 अगस्त 1792 को तो रिवोल्ट का प्लान बनाया जाता है
कि हम कैसे रिवोल्ट करेंगे जो अपना किंग है, क्योंकि अब ये चाहते थे किंग का रूल खत्म होना चाहिए, किंग अगर रिमूव होगा तभी हम जीत सकते हैं। तो रिवोल्ट का प्लान बनाया जाता है। तो इसके लिए जो मार्शल से आर्मी आई थी, ये क्रेडिट इसको जाता है। जो इन्होंने सॉन्ग बनाया था उसको नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है। आज भी ये फ्रांस का नेशनल एंथम है, जिसको कहते हैं ला मार्शलिस। तो ये इसका नेशनल सॉन्ग बन जाता है, जिस वजह से लोग और भी ज्यादा रिवोल्ट होकर देते हैं। एंड जो ये रिवोल्ट है, इट बर्स्ट फोर्थ एंड एंटर्ड इनटू पैलेस, क्योंकि अब ये किंग को खत्म करना चाहते थे, तो इसीलिए जो पैलेस था राजा का, उसमें ये एंटर कर जाते हैं। जो गार्ड्स थे वो गार्ड्स भी इनको रोक नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा ब्लड शेड होता है। उसके बाद जो किंग एंड क्वीन है वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट है इसकी शरण में जाते हैं। टेक शेल्टर ऑफ द पार्लियामेंट, ये चाहते हैं कि अब हमें बचा लिया जाए। तो इसके लिए जो पार्लियामेंट है वो किंग को अश्योर करती है कि हम इस जो पब्लिक है, इस पब्लिक से आपको बचा लेंगे। तो इस तरह पब्लिक से जो राजा है इसको बचा लिया जाता है। लेकिन उनके साथ ही एक चीज होती है जो मोनार्की को खत्म कर देती है। तो उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो एक ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस को पास करती है, जिसमें ये डिक्लेयर कर देते हैं सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड किंग डिथ्रोन। इसके बाद जो किंग है इसको डिथ्रोन कर दिया जाता है। इस तरह जो किंग था 10 अगस्त 1792 को डिथ्रोन हो जाता है। तो इस तरह जो इंटरनल सिचुएशन थी और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, एक्सटर्नल सिचुएशन अब भी बहुत ज्यादा वर्स्ट है। जो प्रशिया है, ऑस्ट्रिया है, जे एग्रेशन शो करते हैं और उसके बाद अदर कंट्रीज हैं, ब्रिटेन है, वो भी वॉर को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अब सब कंट्रीज हैं जहां पर मोनार्की है उनको भी खतरा होने लगता है। अगर ये रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में आ गई तो मोनार्की खत्म हो जाएगी। तो कोलिजन के साथ बहुत सारी कंट्रीज है वो भी ज्वाइन करती हैं, फ्रांस पर अटैक करती हैं। लेकिन अब जो वॉर है, वॉर की प्रोग्रेस चल रही है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लडशेड होता है। वो कैसे है, पार्लियामेंट अब क्या हो गया, जो किंग था किंग को डिथ्रोन कर दिया, सभी पावर पार्लियामेंट के पास आ गई। इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, हम नेशन को सेफ गार्ड करने की हर एक कोशिश करेंगे। इसीलिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके एक मेंबर थे टेंटन, वो क्या करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को रीइंफोर्स करते हैं, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड डोमोल्जी हैं, वो क्या करते हैं, अपनी आर्मी का मोराल है वो बूस्ट अप करते हैं, जिस वजह से वो फॉरेन कंट्री से लड़ पाएंगे। तो 20 सितंबर 1792 को फ्रांस की विक्ट्री होती है, वो ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया को हरा देते हैं एट द प्लेस ऑफ वेर्नी। इसके साथ ही जो 20 सितंबर 1792 को एक्सटर्नल इन्वेजन है वो खत्म हो जाता है। लेकिन नई वॉर है वो दोबारा से स्टार्ट होगी, क्योंकि अदर कंट्रीज है वो भी इसको ज्वाइन करेंगी। तो इसके साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी 20 सितंबर 1792 को डिसॉल्व होती है, जिसका टाइम 2 इयर्स था, लेकिन ये विद इन 1 ईयर ब्लडशेड कर देती है, जिस वजह से इसको अब खत्म होना पड़ता है। नई नेशनल कन्वेंशन है वो इस्टेब्लिश होती है। तो जो एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल 10 अगस्त 1792, जिसमें किंग को डिथ्रोन कर दिया गया था। और अब घर में अंदर क्या होता है, इंटरनल मैटर में, जब 10 अगस्त 1792 को किंग को डिथ्रोन कर दिया जाता है, तो जो रियल पावर्स है, सभी की सभी रियल पावर्स है क्यूमनी के पास एंड पार्लियामेंट के पास आ जाती है। क्यूमनी क्या था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एक यूनिट थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी, हर एक काम के लिए यही सबसे स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर लिया गया। तो इसमें क्यूमनी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस पर होती है। एंड इसमें जो क्यूमनियन पार्लियामेंट है, इन दोनों में ऑटोनॉमी के लिए आपस में ऑपोजिशन होता है। और जो क्यूमनी होती है,
क्यूमनी के जो मेंबर्स होते हैं जैकोबिन पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जो पहले से रेवोल्यूशनरी थे, वो चेंज चाहते थे। तो जो क्यूमनी है उसमें जो जैकोबिन पार्टी है उसके एक मेंबर रॉबिस्पायर वो क्या करते हैं, एक जुडिशियल काउंसिल है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं ऑन 17 अगस्त 1792 को। वो कहते हैं जितने भी क्राइम्स होंगे इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एंड उसके बाद जब हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेशनल कन्वेंशन होती है, उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा ब्लड शेड भी होता है। रॉबिस्पायर वो जो जुडिशियरी में भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रखने लगे थे, अब वो जैकोबिन सबसे डोमिनेंट हो गए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जब बनती है इसमें जिरोनोडिस्ट है जे डोमिनेंट होते हैं, लेकिन 1792 तक जैकोबिन पार्टी से जे डोमिनेंट होने लगती है। एंड इस तरह इंटरनल मैटर है वो भी वर्स्ट होने लगते हैं। एंड इसके साथ ब्लड शेड है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फ्रॉम सितंबर 2 से 6 सितंबर तक बहुत ज्यादा ब्लड शेड होता है। उसमें जो फ्रांस के इनोसेंट पीपल थे, जो भी रेवोल्यूशनरी के अंगेज थे, उनको मार दिया जाता है। इस तरह फ्रांस की इंटरनल कंडीशंस हैं बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। तो जो प्रिजनर थे इसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जो जैकोबिन मेंबर्स थे वो चाहते थे जो भी प्रिजनर्स हैं इनको मार देना चाहिए। एंड जो भी कंडीशन थी वो प्रिजनर एंड वायलेंट मेंबर कम्युनिस्ट के अगेंस्ट भी होती हैं। जो भी रेवोल्यूशन के अगेंस्ट था उनको मार दिया जाता था। इस तरह जो सिचुएशन थी, लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिस वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली जो 92 में इनकी जीत होती है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है वो खत्म करके अपने आप को डिसॉल्व कर लेती है ऑन सितंबर 20। और उसके बाद जी क्या कहते हैं, नेशनल कन्वेंशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया है एंड जे नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। तो अब इसमें जो 1791 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग 1792 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। अब नेशनल कन्वेंशन कहती है हम सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाएंगे। इस तरह वो पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है। उसके बाद नेशनल कन्वेंशन है, इसका टाइम पीरियड आता है, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।